हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। प्रसिद्ध मणिकार रोस्मोय सरकार के घर से एक बहुमूल्य जड़ाऊ हार चोरी हो गया है। सुबह समाचार पत्र पढ़ने के दौरान विलंबित समाचारों के स्तंभ में यह खबर देखी थी। लगभग 8 बजे एक टेलीफोन कॉल आया। अनजान चिंतित आवाज़, हेलो व्योमकेश बाबू। मैंने कहा, नहीं, मैं अजीत हूँ। आप कौन हैं? टेलीफोन में कहा, मेरा नाम रोस्मोय सरकार है। क्या आप व्योमकेश बाबू को एक बार बुला सकते हैं? नाम सुनकर समझ में आ गया कि चोर पकड़ने के लिए व्योमकेश का बुलावा आया है। मैंने कहा, वो बाथरूम में गया है, निकलने में देर होगी। समाचार पत्र में देखा मैंने कि आपके दुकान से हार चोरी हुआ है। उत्तर मिला, दुकान से नहीं, घर से। आप अजीत बंदोपाध्याय व्योमकेश बाबू के दोस्त हैं? मैंने कहा, हाँ। जो बात आप व्योमकेश से कहना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। एक क्षण की चुप्पी के बाद रोस्मोय ने कहा, देखिए, जो हार चोरी हुआ है उसकी कीमत 57,000 रुपये है। शक है कि घर का एक नौकर चोरी किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पुलिस में खबर दे दी है, लेकिन मुझे व्योमकेश बाबू चाहिए। उनके बिना हार कोई नहीं ढूंढ सकेगा। मैंने कहा, ठीक है, आप आइए। आप आते आते व्योमकेश भी बाथरूम से बाहर आ जाएगा। रोस्मोय थोड़े दुखी होकर बोले, देखिए, मैं संधिवात का रोगी हूँ, ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता। इससे बेहतर है कि आप लोग आ जाए तो अच्छा रहेगा। जो लोग संकट में पड़ते हैं वही व्योमकेश के पास आते हैं, वह पहले किसी के पास नहीं जाता। मैंने कहा, ठीक है, मैं व्योमकेश को बताऊंगा। रोस्मोय की विनती और अधिक गंभीर हो गई। नहीं नहीं, बस बात मत कीजिए, ज़रूर आइए। मैं गाड़ी भेज दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, अभी गाड़ी भेज रहा हूँ। कुछ मिनटों बाद एक कैडिलैक गाड़ी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब व्योमकेश बाथरूम से बाहर आया तो मैंने सारी बात बताई और खिड़की से गाड़ी दिखलाई। देखकर उसने आपत्ति नहीं की। हम कैडिलैक में सवारी करने लगे। कोलकाता शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोस्मोय सरकार के पूरे 5 सोने चांदी के गहनों की दुकानें हैं, लेकिन उनका निवास बौ बाजार में है। थोड़े समय में गाड़ी उनके दरवाजे पर जाकर रुक गई। रोस्मोय सरकार का घर पुराने ढांचे का है, एकदम फुटपाथ के किनारे से 3 मंजिल ऊंचाई पर है। बीच में ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए खुली सीढ़ी है। दोनों तरफ दुकानों की पंक्ति है। गृहस्वामी ऊपरी 2 मंजिलों में रहते हैं। सीढ़ी का दरवाज़ा भीतर से बंद था। गाड़ी जाकर रुकी तो एक युवक बाहर आ गया। आकर्षक सुंदर चेहरा, उम्र लगभग 27-28। नमस्कार करके, मेरा नाम मणिमय सरकार है, पिता ऊपर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए। हम सीढ़ी चढ़ने लगे। दूसरे तले पर रसोई, भंडार गृह, नौकरों का रहने का स्थान और एक बैठक है। हम दूसरे तल को छोड़कर तीसरे तल पर चले गए। इस तीसरे तल पर घर का मुखिया अपने परिवार के साथ रहते हैं। तीसरे तल पर पहुंचने पर घर की मुखिया की धन दौलत का पता चलता है। ब्रिटिश ताले वाला भारी दरवाज़ा, रेशमी पर्दा, फर्श पर मोटा गालीचा, ड्राइंग रूम महंगी फर्नीचर से सजाया गया है। गद्दी मोड़ा सोफा सेट के बीच में कश्मीरी लकड़ी का एक नीचा टेबल, 2 खिड़कियों के बीच में किताबों की अलमारी, दीवार पर पारसी चित्रकारी की टेपेस्ट्री आदि। उपस्थित कक्ष थोड़ी अव्यवस्थित है। मणिमय हमें कमरे में ले जाकर बोला, पिताजी, व्योमकेश बाबू आए हैं। मैंने देखा रोस्मोय सरकार एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनका दाहिना पैर आगे की ओर फैला हुआ है और एक विवाहित युवती उनके पैर के पास बैठकर मालिश कर रही है। रोस्मोय बाबू की उम्र का अनुमान 50, भारी शरीर, मांसल चेहरा अब भी काफ़ी मजबूत है। हमें देखकर वे जल्दी उठने की कोशिश करके फिर से बैठ गए। मेरी और व्योमकेश की ओर बारी बारी से देखकर 2 हथेलियाँ जोड़कर व्योमकेश से बोले, आइए व्योमकेश बाबू, मैं हर दिशा से बड़ा काबू हो गया हूँ। आप लोग आए हैं, मैं बच गया। बैठिए बैठिए अजीत बाबू। हम में से कौन व्योमकेश है ये पूछे बिना ही उन्होंने समझ लिया। रोस्मोय सरकार विषय बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सोफे पर बगल में बैठ गए। व्योमकेश ने कहा, पैर में बंधा है, देख रहा हूँ। बंधा रोग गंभीर नहीं है,
लेकिन बहुत कष्टदायक है। रसमोई ने कहा, कुछ मत कहे, मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन इस बंधे ने मुझे लंगड़ा बना दिया है। बचपन में मैंने फुटबॉल खेला था, दाहिने पैर की अंगुली टूट गई थी। अब ऐसा हो गया है, आसमान के कोने में रुमाल जैसा एक टुकड़ा बादल उठने पर अंगुली में चिटक मारने लगता है। लेकिन वो छोड़ो, बहू इनके लिए चाय लेकर आओ। बहू अब तक चुपचाप बैठकर ससुर के पैर की मालिश कर रही थी। सुंदर लड़की है, लेकिन उसके चेहरे पर पारिवारिक संकट की छाया है। वह उठने की कोशिश करते ही व्योमकेश ने कहा, नहीं नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं चाय पीकर ही आया हूँ। आप ससुर की सेवा कर रही है, करे। रसमोई थोड़े मुस्कुराए। बहू फिर से बैठ गई। रसमोई ने कहा, ठीक है तो रहने दो, मणि सिगरेट लेकर आ। मणिमय कुछ समय तक एक कुर्सी के पीछे खड़ा रहा। जब वह चला गया तो रसमोई ने बहू की ओर स्नेह भरी दृष्टि डालकर कहा, मेरी बड़ी बहू लक्ष्मी घर वाली छोटे बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है। अब घर का काम उसी के हाथ में है। हालांकि मैं उसे पाद सेवा करने के लिए नहीं कहता, लेकिन नौकर तो। ये कहते कहते रसमोई रुक गए, फिर गले की आवाज़ बदल कर बोले, बेतुक की बातें छोड़िए, काम की बातें करते हैं। आप कृपा करके आए हैं, आपका अमूल्य समय बर्बाद नहीं करूँगा। व्योमकेश बाबू, कल रात मेरे घर में एक अनहोनी हो गई है, जो कभी नहीं हुई वही हो गया। एक हीरे की नेकलेस या। व्योमकेश ने कहा, आप सब कुछ शुरू से बताएं, संक्षेप में मत बताइए, मानिए कि मैं कुछ नहीं जानता। मणिमय एक 555 ब्रांड की सिगरेट की डिबिया का ढक्कन घुमाकर खोलते हुए कमरे में प्रवेश किया। डिबिया हमारे सामने रखकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। हमने सिगरेट जला ली। रसमोई बोलने लगे, कोलकाता शहर में मेरी 5 ज्वेलरी की दुकानें हैं। बड़ा कारोबार है, साल में लगभग 30 लाख रुपए का खरीदारी बिक्री होती है। कई विश्वसनीय अनुभवी कर्मचारी है। जब मेरी तबीयत ठीक रहती है मैं देखरेख करता हूँ। 2 साल से मणि भी आने जाने लगा है। कोलकाता के बाहर भारत के सभी हिस्सों में हमारे काम हैं। बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली, जहाँ जितने बड़े जौहरी है सभी के साथ हमारा लेन देन है। कभी वे हमारे पास से हीरे के गहने खरीदते हैं, कभी हम उनसे खरीदते हैं। जौहरी के अलावा सामान्य खरीदार तो है ही, राजा महाराजा से लेकर साधारण किसान तक सभी हमारे ग्राहक हैं। 1 महीने पहले दिल्ली से रामदास चौकसी नाम का एक बड़ा जौहरी मेरे पास आया। राजस्थान के किसी राजमहल में लड़की की शादी थी। 10 लाख रुपए के गहनों का ऑर्डर मिला है, लेकिन वह सारे गहने खुद नहीं बना सकता। वो चाहता है कि मैं उसे एक हीरे की नेकलेस बनाकर दूँ। डिज़ाइन देखकर हीरा चुनकर कीमत तय की गई, 57,000 रुपये। 1 महीने के भीतर गहनों को दिल्ली में रामदास के पास पहुंचाना है। गहने तैयार हो गए। मेरा इरादा था कि मैं खुद जाकर गहना दिल्ली में पहुंचा दूंगा, लेकिन पिछले मंगलवार से मेरी आर्थराइटिस का दर्द बढ़ गया। क्या किया जाए, इतनी महंगे गहनों को कर्मचारियों के हाथ भेजने की हिम्मत नहीं होती। अंततः ये तय हुआ कि मणिमय मेरी जगह जाएगा। आज उसका वहाँ जाने का दिन है। मैं इन दिनों घर से बाहर नहीं निकल पाया। मणि ही कामकाज देख रहा है। नेकलेस बनने के बाद बड़े दुकान के तिजोरी में रखा गया था। कल शाम मणि इसे घर लेकर आया। अब मेरे घर की बात करता हूँ। मेरी पत्नी छोटे बेटे हिरण्य के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है, यानी दक्षिणात्य घूमने गई है। घर में मैं, मणिमय और बहू हूँ। दूसरी मंजिल पर 2 लोग नौकर है, ब्राह्मण, ड्राइवर और मेरा ख़ास नौकर भोला। इन्हीं कुछ लोगों के साथ वर्तमान में मेरा परिवार है। कल शाम जब मणि ने नेकलेस लेकर घर आया, मैं तब इस कुर्सी पर बैठा था। मेरा ख़ास नौकर भोला पैरों की मालिश कर रहा था। मणि ने नेकलेस का केस मेरे हाथ में देकर कहा, ये लीजिए बाबा। मैंने भोला को छुट्टी दे दी। वो चला गया। तब मैंने गहनों का केस खोलकर गहनों की जांच की। सब ठीक है। फिर मैंने बहू को बुलाकर कहा, बहू कपड़े से इसे अच्छे से सिल दो। बहू एक टुकड़ा कपड़ा लेकर यहाँ बैठकर सूती से सिलने लगी। व्योमकेश इतना समय ध्यान से सुन रहा था। अब उसने मुंह उठाकर कहा, माफ़ करना, गहनों का बक्सा आकार में कितना बड़ा है? धर्मराज बाबू हिचकिचाते हुए इधर उधर देख कर बोले, कितना बड़ा? बिल्कुल बड़ा नहीं। यह सुनकर मणिमय ने पुस्तकालय से एक किताब लाकर व्योमकेश के हाथ में दे दी। कहा,
इस साइज़ का बक्सा। धर्मराज बोले, हाँ ठीक उसी साइज़ का। बेशक बक्सा मगरमच्छ की चमड़े का है, उसके भीतर मखमली खांचे वाला घर है। ये किताब 16 पृष्ठ की क्राउन साइज़ की है, पृष्ठ संख्या लगभग 300। व्योमकेश ने किताब मणिमय को वापस करके कहा, समझ गया, फिर कहिए। धर्मराज फिर बोलने लगे। फिर मणि चाय पीकर क्लब चला गया। मैंने गहनों का केस हाथ में लेकर फिर से ऑफिस कमरे में गया। पास में मेरा ऑफिस का कमरा है। घर पर बैठकर काम करने की ज़रूरत पड़ने पर वहीं बैठकर करता हूँ। एक सचिवालय की मेज़ है, उसकी दराज में ज़रूरी कागजात होते हैं। मैंने गहनों का केस दराज में रख दिया। घर में एक लोहे की अलमारी तो है, लेकिन पत्नी उसकी चाबी लेकर चली गई है। मेरी गलती हुई। इतनी कीमती चीज़ खुली दराज में रखना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे घर का जैसे तैसे प्रबंध है, उसमें किसी आशंका का कोई कारण नहीं था। नौकर जाकर दूसरी मंजिल पर रहते हैं, बिना बुलाए ऊपर नहीं आते। दूसरे लोगों का भी आना जाना नहीं है, इसलिए यहाँ से गहना चोरी जा सकता है ऐसा मस्तिष्क में आया नहीं। रात लगभग 9 बजे मैंने खाना पीना कर लिया। हमारे खाने का प्रबंध तो दूसरी मंजिल पर है, लेकिन जब से यह आर्थराइटिस हुआ है तब से बहू ऊपर ही मेरा खाना लेकर आ जाती है। खाना खाकर मैंने एक किताब लेकर बैठ गया। बहू ने भी खा लिया। मणि के क्लब से लौटने में अक्सर देर हो जाती है, इसलिए उसका खाना बहू शयन कक्ष में ढक कर रख देती है। 10 बजे मैंने भोला को बुलाने के लिए घंटी बजाई, फिर सोने चला गया। मेरे बेतुके शरीर के सोने के बाद हाथ पैर दबाए बिना नींद नहीं आती। भोला रोज़ दबाता है, फिर मैं सो जाऊँ तो चला जाता है। भोला बहुत काम का नौकर है, 1.5 वर्ष से मेरे पास है। जूते साफ करना, कपड़े लत्ते दुरुस्त करना, फाई फरमाश करना, हाथ पैर दबाना, सब काम वही करता है। कल बहू ने मुख्य दरवाज़ा खोला। भोला आकर मेरे हाथ पैर दबाने लगा। मैं धीरे धीरे सो गया। फिर वह कब चला गया मुझे पता नहीं चला। अचानक मणि की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। वो मेरे बिस्तर के ऊपर झुक कर कह रहा था, बाबा बाबा। मैंने कहा, क्या है? मणि ने कहा, नेकलेस कहाँ रखा है? मैंने कहा, टेबल की दराज में। क्यों? वो बोला, वहाँ तो नहीं है। मैं दौड़ कर दराज खोलने गया। नेकलेस का डिब्बा नहीं था। मैंने हर दराज की जांच की, कहीं नहीं। आप समझ सकते हैं मेरी मानसिक स्थिति। मैंने मणि से पूछा, तू इतनी रात में कैसे जानता था? वो बोला। व्योमकेश ने हाथ उठाकर रसमय को रोकते हुए कहा। मणिमय की ओर देखते हुए पूछा, रात कितने बजे? मणिमय बहुत संकोच में बोला, लगभग 12 बजे। 12 बजने में 5 या 10 मिनट होंगे। व्योमकेश बोले, रात 12 बजे किसी वजह से आपको शक हुआ कि नेकलेस चोरी हो गया है? कैसे शक हुआ? सब बातें बताओ। मणिमय जैसे और भी संकोच में पड़ गया। पिता की ओर एक गुप्त नज़र डालकर हल्के स्वर में बोलने लगा, कल मैं क्लब से लौटने में थोड़ी देरी कर गया था। क्लब में ब्रिज ड्राइव चल रहा था। व्योमकेश ने पूछा, कहाँ का क्लब? नाम क्या है? क्लब का नाम स्पोर्ट्स क्लब, बहुत नज़दीक है, हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर। सभी प्रकार के घरेलू खेलों की व्यवस्था है, ताश, पासा, पिंग पोंग, बिलियर्ड्स। कल ब्रिज ड्राइव खत्म होने में रात हो गई। क्या आप क्लब में पैदल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत पास है, इसीलिए पैदल ही जाता हूँ। कल जब मैं क्लब से बाहर आया तब 11:15 थे, रात का समय। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने एक लैम्प पोस्ट है। जब मैं घर के लगभग 30-40 गज के भीतर पहुंचा तब देखा आसपास की दुकानें सब बंद हो गई थी, लेकिन एक आदमी ठीक हमारे दरवाजे के सामने खड़ा था। वो शायद मेरे पैरों की आवाज़ सुन पाया। उसने गर्दन घुमाई और फिर तेज़ी से घर के अंदर चला गया। दूर से देखकर लगा भोला नौकर है। पास आने पर देखा दरवाज़ा भिजा हुआ है। दूसरे दिनों मैं 10 या 10:30 बजे के बीच घर लौटता हूँ, लेकिन मुख्य दरवाज़ा उससे पहले ही बंद हो जाता है। आज खुला है। मुझे शक हुआ। मुख्य दरवाजे पर धक्का लगाकर ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा कि नौकर सो रहा था। किसी की कोई हलचल नहीं थी। तड़के पहुँचते ही पत्नी ने दरवाज़ा खोल दिया। आप शायद जान गए हैं, ऊपर के दरवाजे पर विदेशी ताला लगा है। अगर अंदर से बंद कर दिया जाए तो बिना चाबी के बाहर से नहीं खोला जा सकता। मैंने पत्नी से कहा। सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, उसने भी देखा है। उसने भी देखा है?
व्योमकेश ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी लज्जित हुई, उसका चेहरा गर्म हो गया। रहस्यमय ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, लज्जा क्यों बहुमा, जो देखा है व्योमकेश को बताओ। बधू तब लज्जा स्तिमित कंठ में थम थम कर बोली, कल रात्रि में उनके क्लब से लौटने में देरी हो गई थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अचानक मैंने देखा, ठीक हमारे दरवाजे के सामने फुटपाथ पर कोई खड़ा है। मैंने झुककर देखने की कोशिश की, लेकिन अच्छी तरह देख नहीं पाई। फिर अचानक वो आदमी गायब हो गया। ऐसे लगा वो दरवाजे में चला गया। उसी समय मैंने देखा कि वो आ रहा है। वो आदमी जैसे उसे देखकर अंदर चला गया। फिर मैं जाकर तेतले का दरवाज़ा खोल दिया। वो आए। व्योमकेश बोला, क्या आप उसे पहचान पाई? बधू ने सिर हिलाया। नहीं, ऊपर से उसका चेहरा देखा नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था ये कोई नौकर होगा। व्योमकेश मणिमय से बोला। फिर क्या हुआ? मणिमय बोला। पत्नी की बात सुनकर संदेह और बढ़ गया। मैंने ये नेकलेस दोपहर को लाया था। वो पिताजी ज़रूर टेबल के दराज में रखे होंगे, क्योंकि तिजोरी की चाबी लेकर माँ चली गई है। मैं चुपचाप पिता के ऑफिस में चला गया। रोशनी जलाकर दराज खोलकर देखा, नेकलेस का केस नहीं है। और भी जहाँ जहाँ रखा जा सकता है सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं। बहुत डर लगने लगा। तब मैंने पिता को जगाया। मणिमय चुप हो गया तो व्योमकेश ने गंभीरता से एक और सिगरेट जला ली। फिर आश्चर्य से रहस्यमय की ओर देखा। रहस्यमय ने फिर से कहानी का सूत्र पकड़ा। जब निसंदेह समझा कि नेकलेस चुराया गया है, तब सारा संदेह भूला पर आ गया। सोचिए, मेरे तेतला के मुख्य दरवाजे पर ये लॉक लगा है। अंदर से बाहर जाना आसान है, लेकिन बाहर से अंदर आना आसान नहीं है। रात 10 बजे के बाद नौकरों में केवल भोला ही अंदर था। मैं सो गया था। भोला कब उठा नहीं जानता। शायद वह 11:15 के समय उठा। दराज से नेकलेस लेकर चुपचाप बाहर निकल गया। नीचे शायद उसका कोई साथी था। व्योमकेश मणिमय से पूछता है, क्या आपने केवल एक ही व्यक्ति को देखा? मणिमय बोला, हाँ, दूसरा कोई प्राणी वहाँ नहीं था। व्योमकेश वधू की ओर मुड़ा और बोला, आप? वधू बोली, मैंने भी एक ही व्यक्ति को देखा था। मैं लगातार नीचे की ओर देख रही थी, और अगर कोई होता तो देख सकती थी। व्योमकेश ने कुछ समय सिगरेट का कश लिया। अंत में रहस्यमय से बोला, फिर आपने क्या किया? रहस्यमय बोले, तब 12 बज चुके थे। पिता पुत्र ने सलाह करके थाने में फ़ोन किया। मणि नीचे जाकर मुख्य दरवाजे के पास खड़ा रहा, ताकि घर से कोई बाहर न जा सके। थाने के बड़े दरोगा अमरीश बाबू से मेरी जान पहचान है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति। संयोग से वह थाने में मौजूद थे। फ़ोन पाकर तुरंत 3-4 लोगों के साथ आ गए। पहले दूसरे मंजिल के कमरों की तलाशी ली गई। नौकर सभी सो रहे थे। भोला था। पुलिस ने तल्लीनता से तलाशी की, लेकिन नेकलेस नहीं मिला। अमरीश बाबू ने तब तीसरे मंजिल की तलाशी ली। कह नहीं सकते, चोर शायद नेकलेस चुरा कर यही कहीं छिपा कर रख गया है। बाद में वह इसे समझदारी से हटा देगा, लेकिन यहाँ भी नेकलेस नहीं मिला। अमरीश बाबू फिर भोला से पूछताछ करने लगे। भोला ने स्वीकार किया कि वह नीचे चला गया था। उसने कहा, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि करीब 11 बजे मैं सो गया, इसलिए वह दूसरे मंजिल पर चला गया। अन्य नौकर तब सो चुके थे। भोला भी लेट गया, लेकिन उसको नींद नहीं आई। तब वह खुली हवा की तलाश में नीचे जाकर फुटपाथ पर खड़ा हुआ। उसे पता नहीं था कि मणिमय उस समय क्लब से नहीं लौटा है। जैसे ही वह फुटपाथ पर खड़ा हुआ, उसने देखा मणि आ रहा है। तब वह जल्दी लौट कर फिर से लेट गया, क्योंकि रात में नौकरों का बाहर जाना सख्त मना है। यही उसका बयान है। उसे नेकलेस के बारे में कुछ पता नहीं है। अमरीश बाबू की पूछताछ में और भी पता चला कि भोला के 2 भाई कोलकाता में रहते हैं। मछुआ बाजार में उनका घर है। भाइयों के साथ भोला के खास संबंध नहीं है, लेकिन जब उसके पास काम नहीं होता है तो कभी कभार उनके घर जाकर मिलता है। अमरीश बाबू जब तक भोला से जवाब पूछ रहे थे, तब तक उनके साथी सड़क के दोनों किनारों पर तलाशी ले रहे थे। कोने कोने और डस्टबिन सब देख रहे थे। मणि भी उनके साथ था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस सब मामले में सुबह हो गई। अमरीश बाबू दूसरे मंजिल पर एक आदमी छोड़कर चले गए। भोला से कह गए कि घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इसके बाद जितनी देर समय बढ़ता गया मेरा मन उतना ही बेचैन हो रहा था। अमरीश बाबू कामकाजी आदमी हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं और स्थिर नहीं रह सका। व्योमकेश बाबू, मैंने आपको फ़ोन किया, आप मेरा नेकलेस हासिल कर दीजिए। आपके अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता। व्योमकेश थोड़ी मुस्कान के साथ, आपका मुझ पर इतना विश्वास है? आशा है मैं विश्वास का मान रख सकूंगा। भोला तो घर में ही है। हाँ, दूसरे मंजिल के कमरे में है। अगर उसे एक बार बुला लेते तो 2-4 सवाल करके देखते। ठीक है। रसमोई ने पुत्र की ओर देखा। मणिमय चला गया और कुछ समय बाद भोला को लेकर लौटा। भोला नौकर का चेहरा सामान्य श्रमिक वर्ग के चेहरे से अलग नहीं है। ऐसा एक प्रकार का चेहरा होता है जो उम्र बढ़ने के साथ पतला और अस्थिर हो जाता है। ऊंची नाक और नुकीला ठोड़ी प्रमुखता प्राप्त करता है। भोला का चेहरा उसी प्रकार का है। शरीर भी बाँस के समान पतला, उम्र करीब 40 के आसपास। उसकी आंखों में भय का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन संयमित सतर्कता है। व्योमकेश ने उसे ऊपर से नीचे तक जांचते हुए कहा, तुमसे 2-1 सवाल करना चाहता हूँ। भोला ने सहजता से कहा, जी। नाम क्या है? भोलानाथ दास। देश कहाँ है? मेदिनीपुर जिले में। कोलकाता में कितने दिनों से हो? 15 साल हो गए। क्या तुम्हारे 2 भाई कोलकाता में रहते हैं? हाँ, माचो बाज़ार में एक साथ रहते हैं। क्या तुम भाइयों के साथ नहीं रहते? मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहीं रहता हूँ। भाइयों के साथ बनी बनाव है? बेबनी बनाव भी नहीं है, लेकिन दादा पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे दादा क्या काम करते हैं? बड़दा पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। मिसदा कॉरपोरेशन के जमादार है। क्या तुमने शादी नहीं की? की थी, पत्नी मर गई। इस घर में कितने दिनों से काम कर रहे हो? 1.5 साल। उससे पहले कहाँ काम किया? बहुत जगह काम किया। क्या काम? पैर का मालिश करने का काम। बाकी काम करने का ज्ञान मेरे पास नहीं है। विद्या न हो, बुद्धि पर्याप्त है, इस विषय में संदेह नहीं। जो बुद्धि स्वयं को छिपा सकती है वही बुद्धि। व्योमकेश ने फिर से शुरू किया। सबको शक है कि तुमने ही हीरे की नेकलेस चुराई है। भोला चिल्लाए बिना शांतिपूर्वक इनकार कर दिया। हीरे की नेकलेस मैंने आंखों से नहीं देखी। कल जब मणिमय बाबू नेकलेस का डिब्बा लाकर रोसमय बाबू को देते हैं, तब तुम उनके पैर की मालिश कर रहे थे। एक डिब्बा लाकर दिया था। डिब्बे में क्या है मैं नहीं जानता था। कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सके? रोसमय बाबू जब डिब्बा खोलने से पहले तुम्हें जाने के लिए कहते हैं, तब भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा? नहीं। व्योमकेश एक क्षण चुप हो गया, फिर अचानक आंखें उठाकर पूछा, कल शाम के बाद तुम घर से बाहर निकले थे? अभी थोड़ी देर पहले। भोला की आंखों में थोड़ा चिंता का संकेत दिखाई दिया, लेकिन उसने सहज स्वर में कहा, जी हाँ, मैं बाहर गया था। एक गमछा खरीदने गया था, इसलिए भौजी से छुट्टी लेकर निकला। व्योमकेश ने बधू की ओर देखा। बधू ने गर्दन हिलाकर हाँ की। रोसमय बाबू के चेहरे को देखकर लगा वह इस खबर से अनजान थे। मणिमय भी नहीं जानता था, क्योंकि वो उससे पहले क्लब चला गया था। लेकिन व्योमकेश कैसे जानता था? अंधेरे में उसने तीर चलाया। उसने भोला से पूछा, तुम कितनी देर बाहर रहे? 1 घंटे। गमछा खरीदने में 1 घंटे लगे? जी हाँ, गमछा खरीदा और फिर थोड़ी इधर उधर घूमता रहा। क्या तुम किसी से मिले? जी नहीं। क्या तुम्हारे दोस्त सहेली कोई नहीं है? जाने पहचाने कुछ लोग हैं, दोस्त नहीं। ठीक है। कल रात खाने पीने के बाद तुमने रोसमय बाबू के पैर दबाए थे? जी हाँ, रोज़ दबाता हूँ। कल कितने बजे तक पैर दबाए थे? घड़ी नहीं देखी, अंदाज़ा होगा 11 बजे। जब तुम दूसरी मंजिल पर गए तब क्या कोई जागा था? जी नहीं, वे सो गए थे। कोई भी जागा नहीं था? कोई नहीं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। खैर, तुमने फिर क्या किया? तुम सो गए? जी हाँ। तो फिर रात 12 बजे तुम सड़क पर क्यों निकले? काफ़ी देर तक लेटे रहने पर नींद नहीं आई। फिर मैं नीचे चला गया। सोचा खुली जगह में थोड़ी देर खड़ा रहने से नींद आएगी। तुम फुटपाथ पर कितनी देर खड़े रहे? 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं। दादा बाबू की क्लब से लौटने की मैं नहीं जानता था। देखा वो आ रहे हैं तो जल्दी चला गया। क्या तुमने सीढ़ी का दरवाज़ा बंद किया था? जी नहीं, दादा बाबू आ रहे हैं इसीलिए बंद नहीं किया।
व्योमकेश ने एक बार फिर भोला की हलचल का निरीक्षण किया, शायद अपने मन में उसकी स्थिर बुद्धि की सराहना की। फिर साफ स्वर में कहा, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। भोला चला गया। मुख्य दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनकर रोशमोई ने व्योमकेश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या सोच रहे हो? व्योमकेश ने उदास होकर कहा। बहुत ही चौकस आदमी है, लेकिन उसने कल शाम को बाहर जाने की बात स्वीकार की। इससे क्या साबित होता है? कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन अगर उसका कोई साथी आदमी है तो चुराने से पहले उसने उसके साथ ज़रूर मुलाकात की होगी, नहीं तो नेकलेस बिना वजह गायब कैसे हो गया? ये सही है। भोला के बारे में और अधिक चर्चा नहीं हो पाई। दरवाजे पर दस्तक आई और मणिमय चले गए और तुरंत एक पुलिस दरोगा की वर्दी पहने हुए एक सज्जन प्रकट हुए। लंबे चौड़े कद व्यक्तित्व वाले पुरुष, दरोगा अमरीश बाबू, इसमें कोई संदेह नहीं। रस्में उठने वाले थे और विनम्रता से बोले, अरे ये क्या अमरीश बाबू, क्या खबर है? आप फिर आ गए? अमरीश बाबू कुर्सी पर बैठते हुए थक कर बोले, मैं मछली बाज़ार में भोला के भाइयों के घर तलाशी लेने गया था, लेकिन इस समय हमारे ऊपर नज़र पड़ने पर वह रुक गए। रोशमोई बाबू अचकचाते हुए परिचय करवाने लगे। इंस्पेक्टर मंडल, ये है व्योमकेश बख्शी, शायद नाम सुना है। अमरीश बाबू तुरंत बैठ गए। आश्चर्य और खुशी के स्वर में बोले, बिल्कुल, व्योमकेश बख्शी नाम कौन नहीं जानता। आप ही, मैंने आपका नाम प्रमोद बराड़ से भी सुना है। प्रमोद को याद है? गुलाब कॉलोनी के मामले में जांच की थी। प्रमोद मेरा दोस्त है। व्योमकेश मुस्कुराते हुए बोले, प्रमोद बाबू को मैं याद करता हूँ, बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। अमरीश बाबू बोले, वो आपका परम भक्त है। उसने आपकी अजीब शक्तियों की कहानियाँ सुनी हैं। तो आप भी इस नेकलेस चोरी के मामले में हैं क्या? अच्छा, आपको पाकर तो सौभाग्य की बात है। प्रमोद के मुख से सुना है कि आपको प्रसिद्धि की लालसा नहीं, केवल सत्य की खोज में आप संतुष्ट रहते हैं। हा हा हा। व्योमकेश ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर मंडल, जिसकी जो है वह वही चाहता है। यही प्रकृति का नियम है। इस मामले में अगर कोई प्रसिद्धि मिलनी चाहिए तो वो आप ही पाएंगे। मैं सिर्फ मेहनताना पाकर संतुष्ट रहूँगा। रस्मे बाबू गंभीर स्वर में बोले, मेहनताना मत कहिए व्योमकेश बाबू, सम्मान दे। अगर मेरा नेकलेस वापस मिल जाएगा तो आपका सम्मान रखने में कोई कमी नहीं रखूँगा। चलिए, व्योमकेश ने अमरीश बाबू की ओर मुड़ते हुए कहा, आपने भोला के भाइयों के घर की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला? अमरीश बाबू बोले, कुछ भी नहीं मिला। उसके भाई काम पर गए थे, दोनों बहुएं घर में थी, लेकिन ढूंढने पर भी कुछ भी नहीं मिल सका। व्योमकेश कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे और बोले, तो फिर आपका संदेह है कि भोला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर ये काम किया है? अमरीश बाबू ने कहा, भाइयों के बदले कोई और हो सकता है, लेकिन षड्यंत्र का आदमी ज़रूर है, नहीं तो नेकलेस गायब कैसे हो गया? मणिमय बाबू और उनकी पत्नी ने किसी और को नहीं देखा। जब उन्होंने भोला को देखा उससे पहले ही शायद षड्यंत्र का साथी सामान लेकर भाग गया। मणिमय बाबू की पत्नी काफ़ी देर से खिड़की पर खड़ी होकर सड़क की ओर देख रही थी। अगर षड्यंत्र का साथी आता तो वह उसे नहीं देख पाती। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे की ओर देखते रहे। फिर अमरीश बाबू ने संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या आपको लगता है कि यह भोला का काम नहीं है? अब कुछ नहीं लग रहा। जो तफ्तीश करनी थी वह सब आपने कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं रखा। अब बस सोचने की बात रह गई। वह उठकर खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, अगर सोच कर कुछ मिलता है तो आपको बताऊँगा। घर लौटकर मैंने पूछा, तुम्हारा संदेह किस पर है? व्योमकेश पजामा खोलते हुए बोला, 3 लोगों पर। मैंने चौंक कर पूछा, 3 लोग कौन हैं? भोला, मणिमय और मणिमय की पत्नी। कहकर व्योमकेश स्नान करने चला गया। मैं बैठकर सोचने लगा। अवसर के हिसाब से तीनों पर संदेह किया जा सकता है। रोशमोई की अलमारी से नेकलेस हटाना तीनों के लिए संभव है। और मोटिव, बड़े लोगों के बेटों को हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है। मणिमय क्लब में जाकर ताश-पाश खेलता है, निश्चित रूप से वह दाव लगाकर खेलता होगा। शायद वह बहुत सारा पैसा उधार ले चुका है, डर के मारे बाप से कह नहीं सकता। और मणिमय की पत्नी, लड़की दिखने में शांत और शिष्ट है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी का संकेत छिपा हुआ है। गहनों के प्रति नारी जाति का लोभ विशेष परिस्थिति में अतिव्यक्त हो सकता है, लेकिन जो भी चोरी करे,
चुराई गई वस्तु को ले जाकर नष्ट कर देना कैसे संभव है? उस दिन दोपहर में ब्योमकेश आराम कुर्सी पर लंबा होकर सारा दिन कड़ी लकड़ी के नज़ारे का निरीक्षण करता रहा। बातचीत नहीं की। चाय पीने के बाद अचानक बोला, चलो एक बार घूम कर आते हैं। कहाँ घूमने जाओगे? रोसमोई बाबू के घर के सामने फुटपाथ पर। जगह को अच्छे से नहीं देखा? पद्मज में हमारी घर से रसमोई बाबू के घर के सामने फुटपाथ पर पहुंचने में 20 मिनट लगे। नज़दीक पहुंचकर ब्योमकेश इधर उधर देखने लगा। घर के दरवाजे के दोनों ओर दुकानें खुली थी। एक होम्योपैथी की दवा की दुकान, एक घड़ी की दुकान, 2 कपड़ों की दुकानें। सभी दुकानों में ग्राहकों की चहल पहल थी। फुटपाथ पर राहगीरों की भीड़ थी। रोसमोई के घर की पहली मंजिल पर 4-6 खिड़कियां थी। उनमें से एक से मणिमोई की पत्नी सड़क की ओर देख रही थी। मैंने नीचे देखकर देखा। ब्योमकेश अचानक रुक गया है और एकटक रोसमोई के मुख्य दरवाजे की ओर देख रहा है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए देखा, दरवाज़ा खुला और मणिमोई बाहर आया। उसने धोती गंजी पहन रखी थी और एक खामोश पत्र हाथ में था। वह दरवाजे से बाहर आते ही पास की दीवार पर लगे पोस्ट बॉक्स में पत्र डालकर फिर से लौटने लगा। अरे मणिमोई बाबू, किसे पत्र लिखा? व्योमकेश की आवाज़ सुनकर मणिमोई चौंका और धीरे से कहा, अरे आप लोग, कोई खबर है क्या? व्योमकेश ने कहा, मेरी खबर बाद में दूंगा। आपने किसे पत्र लिखा? मणिमोई थोड़ा उदास स्वर में कहा, माँ को खबर दे दी, जल्दी लौटने के लिए लिखा, लेकिन आज पत्र नहीं भेजा जा सकता। डाक निकल चुकी है, वो कल सुबह की क्लियरेंस में जाएगी। लेकिन आपको तो निश्चित ही कोई अच्छी खबर मिली होगी। सच सच बताए, व्योमकेश ने कहा। जब मैं घर से निकल रहा था तब तक कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब मिली है। क्या खबर? नेकलेस का पता चला? हाँ, पता चला। सारी बातें बाद में बताऊंगा। अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। एक बार ऊपर नहीं आओगे? पिताजी आपकी खबर पाने के लिए परेशान हैं। थोड़ी देर सोचकर व्योमकेश ने कहा, नहीं, पहले ज़रूरी काम खत्म करना होगा। अजीत, तुम ऊपर जाओ। रोसमोई बाबू को मेरी ओर से बताना, कल सुबह वह नेकलेस वापस पाएंगे। कहकर वह तेज़ कदमों से चला गया। मैं मणिमोई के साथ ऊपर गया। रोसमोई बाबू पूरी तरह निराश हो चुके थे। व्योमकेश का संदेश सुनकर बार बार चिंतित होकर मुझसे पूछने लगे, सच में मिल जाएगा? ठीक मिल जाएगा? मैंने कहा, मैंने कभी भी व्योमकेश को झूठे आश्वासन देते नहीं सुना। जब उसने कहा है मिलेगा तो निश्चित रूप से मिलेगा। उसके बाद चाय, केक और 555 नंबर की सिगरेट का सेवन करके कैडिलैक में बैठकर घर की ओर चल पड़ा। शाम बीत चुकी थी, लेकिन व्योमकेश अभी तक वापस नहीं आया और 1 घंटे बाद लौटा। मैंने पूछा, कहाँ गए थे? उसने कहा, थाने में दरोगा अमरीश बाबू से ज़रूरी काम था। क्या काम? बहुत ज़रूरी। तुम जल्दी खाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना होगा। उसकी उत्सुकता को देखते हुए मैंने उठने का निर्णय लिया। खाना खाते समय सत्यवती ने मेरे चेहरे की ओर देखकर कहा, चेहरा मुरझाया क्यों है? मैंने कहा, तुम्हारा पति एक कछुआ है। सत्यवती ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, इतने जीव जंतु में कछुआ क्यों? कछुआ बात नहीं करता। ये समझकर सत्यवती का चेहरा सहानुभूति से भर गया और उसने कहा, सच में बापू, कितना गुस्सा आ रहा है। ठीक है, हमारी बुद्धि थोड़ी कम है, लेकिन उत्सुकता तो कम नहीं है। जल्दी जल्दी खाकर मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। रात के आखिरी भाग में मेरी नींद खुली। व्योमकेश ने झकझोर कर कहा, अजीत, उठो उठो, अभी निकलना है। चाय तैयार थी। जल्दी जल्दी पीकर व्योमकेश के साथ बाहर निकल गया। सड़क की बत्तियां अभी तक बुझी नहीं थी। सोते हुए नगर पर हजारों आंखें खुली थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जा रहा हूँ। थोड़ी दूर बढ़ने पर समझ में आया, मैं रोसमोई बाबू के घर जा रहा हूँ। मैंने पूछा, आखिरी रात रोसमोई से क्या काम है? व्योमकेश ने कहा, रोसमोई से काम नहीं है। तो फिर आखिरी रात बाहर निकलने की ज़रूरत क्या थी? तुम जानते हो, उस्ताद की मात का आखिरी रात। साफ बात करोगे या बस पहेली सुलझाओगे? व्योमकेश मुस्कुराते हुए बोला, रोसमोई बाबू के घर की दीवार पर जो डाक का बॉक्स है, उसका पहला क्लियरेंस का समय 5 बजे है। आज जब डाक का बॉक्स खोला जाएगा तब वहाँ उपस्थित रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में कई बत्तियाँ झिलमिलाने लगी, लेकिन अंधकार पूरी तरह दूर नहीं हुआ। मैंने कहा, तो फिर? व्योमकेश ने हाथ उठाकर कहा,
धैर्य रखो मित्र, धैर्य रखो। कुछ गली गुहों के बीच से चलने के बाद हम रोसमय बाबू के घर के सामने पहुँचे। गली जहाँ बड़ी सड़क से मिलती है वहाँ दो लोग छिप कर खड़े हैं। व्योमकेश ने उनसे फुसफुसाते हुए बात की। फिर हम भी गली के मुंह पर छिप कर खड़े हो गए। घड़ी में देखा 5:10 हो चुके हैं। अभी सड़क पर लोग चलना शुरू नहीं हुए थे। बीच बीच में सब्जी लदी ट्रक भारी आवाज़ के साथ चली जा रही है। रोसमय बाबू के घर के अंदर अंधेरा है। सामने के लैंप पोस्ट ने बंद दरवाजे पर रोशनी डाली। दरवाजे के पास दीवार में गड़े डाक बॉक्स का लाल रंग काफ़ी सारे पोस्टरों में दबा हुआ है। यह कि वह डाक बॉक्स है यह आसानी से नज़र नहीं आता। एक एक मिनट कट रहा है। चलायमान मिनटों की हल्की पदध्वनि में अपने कलेजे की धड़कन सुन रहा हूँ। बज गए। शरीर की नसें और मांसपेशियाँ तन गई। वह आदमी कब चुपचाप डाक बॉक्स के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे भूतों की तरह। शरीर पर खाकी कपड़े, कंधे पर 2 बड़े बड़े थैले। दोनों थैले फुटपाथ पर नीचे रखकर उसने जेब से चाबियों का गुच्छा बाहर निकाला। फिर डाक बॉक्स का ताला खुलने लगा। व्योमकेश ने हाथ हिलाकर इशारा किया। हम शिकारी की तरफ बढ़े। गली के मुंह से बाहर निकलकर देखा, सड़क के दोनों तरफ से और 2 जोड़े लोग हमारी तरह डाक बॉक्स की ओर बढ़ रहे हैं। निसंदेह पुलिस के लोग हैं, लेकिन उन पर यूनिफॉर्म नहीं है। वह आदमी डाक बक्से का ढक्कन खोले बैठा था। हमने जाकर उसे घेर लिया। वह डर के मारे गर्दन घुमाकर हमारे 8 लोगों को देखता हुआ तुरंत पलटा और डाक बक्से के खुले ढक्कन को अपनी पीठ से ढकते हुए हकलाते हुए बोला, कौन? क्या चाहिए? व्योमकेश ने कड़क स्वर में कहा, तुम्हारा नाम भूतनाथ दास है? तुम भोला के बड़े भाई हो? भूतनाथ दास का चेहरा डर से सफ़ेद और भयानक हो गया। उसकी आंखें एकदम बाहर निकलने को तैयार थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आप लोग कौन हैं? अमरेश बाबू ने गरजते हुए कहा, हम पुलिस है। मैंने पहली बार देखा कि अमरेश बाबू उस समूह में हैं। वो आगे बढ़कर दृढ़ता से भूतनाथ के कंधे पर हाथ रख देते हैं। मैंने महसूस किया थोड़ी नाटकीयता से भूतनाथ को डराने की कोशिश की जा रही है। कोशिश सफल रही। भूतनाथ एकदम दिशाहीन हो गया। अचानक तेज स्वर में रोने लगा। ओ भोला, तूने ये क्या बुरा कर दिया? मेरी नौकरी जाएगी, मैं तो जेल चला जाऊंगा। वह रुकते ही अमरेश बाबू ने उसके कंधे को झकझोरते हुए कहा, तूने चोरी का सामान कहाँ रखा? निकाल। भूतनाथ अमरेश बाबू के पैरों पर लुढ़क गया। हुजूर, वो पाप का सामान मेरे पास नहीं है, वह डाक बक्से के अंदर ही है। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया। परसों मध्यरात्रि से आज सुबह तक नेकलेस रोसमय बाबू के घर की दीवार में गड़े डाक बक्से के अंदर ही है। अमरेश बाबू ने कहा, निकाल। भूतनाथ उठकर डाक बक्से की ओर मुड़ा। डाक बक्से में कई पत्र जमा थे। उसने हाथ डालकर बक्से के पीछे के कोने से एक पार्सल बाहर निकाला। सादा कपड़े में सिया हुआ भूरे रंग का 16 पेजों की किताब के आकार का। भूतनाथ ने यह अमरेश बाबू के हाथ में देकर करुण स्वर में कहा, ये लीजिए बाबू, भगवान जानता है कि इसके अंदर क्या है, मैंने खुद नहीं देखा। इस समय रोसमय का मुख्य दरवाज़ा खुल गया। लाठी के सहारे रोसमय और उसके पीछे मणिमय और वधु, सभी की आंखों में अभी हाल में जागने का आश्चर्य और चिंता है। रोसमय ने कहा, अमरेश बाबू, व्योमकेश बाबू, क्या हुआ? मेरी नेकलेस? व्योमकेश ने अमरेश बाबू के हाथ से पैकेट लेकर रोसमय को दे दिया। ये लीजिए आपकी नेकलेस, खोल कर देखिए। लगभग 9:30 बजे हम दोनों अपने बैठक के कमरे में चौकी पर आमने सामने बैठे थे। सत्यवती को एक और चरण की चाय का आदेश दिया गया है। नेकलेस प्रकरण का अंतिम संस्कार चल रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। कोलकाता शहर में दीवारों पर लगे अनगिनत डाक बक्से हैं, लेकिन अचानक ये नज़र नहीं आते। डाक बक्सों की लाल सतह पर चिपके हुए इश्तहारों के कागज़ ने उन्हें लगभग अदृश्य बना दिया है। जो जानते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है। जब मैंने पहली बार नेकलेस चोरी की रिपोर्ट सुनी तो मुझे 3 लोगों पर संदेह हुआ, भोला, मणिमय और मणिमय की पत्नी। इनमें से कोई एक चोर है, या ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से 2 ने मिलकर चोरी की हो। मणिमय और भोला के बीच साजिश हो सकती है, फिर पति पत्नी के बीच भी साजिश संभव है। भोला और मणिमय की पत्नी के बीच साजिश होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन चोरी चाहे जिसने भी की हो, चुराया गया सामान गया कहाँ?
चोरी का पता चलने के 1 घंटे के भीतर पुलिस ने घर के दूसरे और तीसरे तल्ले की तलाशी ली थी, लेकिन घर में कुछ नहीं मिला। केवल भोला ही दिन रात सड़क पर निकला था, लेकिन वह घर के सामने ही खड़ा था, दूर नहीं गया। किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात भी नहीं हुई। अगर भोला ने चोरी की है तो नेकलेस के साथ उसने क्या किया? मणिमय और उसकी पत्नी के बारे में वह सवाल, उन्होंने गहना कहाँ छिपा रखा? तीनों पर संदेह होने के बावजूद मुख्य संदिग्ध व्यक्ति निश्चित रूप से भोला है। जब मणिमय ने नेकलेस लाकर पिता को दिया तब वह वहाँ उपस्थित था। केस में महंगे गहने होने का अनुमान लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। शाम को वह गमछा खरीदने के बहाने बाहर गया था। यही उसकी सबसे संदिग्ध कार्रवाई है। यदि उसने किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई है तो सहायक को सूचना देने जाना उसके लिए स्वाभाविक होगा, लेकिन वह गहने को चुराने के बाद सहायक को कैसे देता? फिर मान लो मणिमय की बात, मान लो मणिमय और उसकी पत्नी के बीच की साजिश थी। मान लो रात के 11 बजे मणिमय क्लब से घर आया, पिता की अलमारी से गहना चुरा कर फिर बाहर चला गया, फिर गहना कहीं छिपा कर 11:15 बजे घर वापस आया। ये असंभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या भोला नहीं जानता होगा? यदि जानता था तो क्या वह चुप रह जाता? इसी समय सत्यवती चाय लेकर भीतर आई और हमारे सामने प्याला रखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, देखो कछुए के मुंह से बोल निकल आया है। व्योमकेश ने घूर कर देखा, लेकिन सत्यवती ने उसकी नाराज़गी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए कहा, बोलते रहो, अब मेरे हाथ जोड़ने का समय है, बाद में फिर से कहना पड़ेगा। कहकर वह चली गई। हम कुछ समय चुपचाप बैठकर चाय पीते रहे। कछुए के उपमा को व्योमकेश ने पसंद नहीं किया। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे मन ही मन खुशी मिली। अब जब भी मौका मिलेगा उसे कछुआ बुलाने का आनंद लूँगा। खैर, कुछ समय बाद वह फिर से बोलने लगा। मणिमय और पत्नी के बारे में जो शक था वो सिर्फ अवसर की बात सोचकर था। तब मैंने मनोविज्ञान के बारे में नहीं सोचा था। मणिमय को मोटे पैसे की ज़रूरत हो सकती है, उसकी पत्नी के गहनों के प्रति लालच हो सकता है, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन को जितना देखा उसमें चोरी की ज़रूरत नहीं लगती। रोसमय बाबू एक स्नेहमय पिता, स्नेहमय ससुर है। बेटे और बहू को उनकी ओर से कोई कमी नहीं है। जो कुछ चुराया जा सकता है उसे कोई नहीं चुराता। भोला की कहानी पूरी तरह से अलग है। अवसर और प्रेरणा दोनों ही उसमें पूरी तरह से मौजूद है। वो आदमी बहुत चतुर और ठंडे दिमाग वाला है। शायद नौकरी में घुसते ही उसने चोरी की योजना बनाई थी और मन ही मन योजना तैयार कर रखी थी। कल शाम को एक बड़ा मौका हाथ लग गया। घर में कीमती गहने आए हैं, लेकिन पत्नी चाबी लेकर तीर्थ करने चली गई है। भोला की साजिश उसके बड़े भाई भूतनाथ के साथ थी। सोचिए कितना संपर्क। भूतनाथ पोस्ट ऑफिस में काम करता है। उसका काम सड़क के किनारे के डाकघरों से पत्र एकत्र करके थैले में डालकर पोस्ट ऑफिस पहुंचाना है। हाल ही में बौ बाजार क्षेत्र में उसकी ड्यूटी है। वो सुबह, शाम और दोपहर में 3 बार आकर डाकघर से डाक साफ करता है। भोला गमछा खरीदने का बहाना बनाकर भूतनाथ के पास गया। उसने उसे कहा कि सुबह डाक साफ करते समय वह उस डाकघर में एक पैकेट देखेगा, जिसे उसे अपने साथ नहीं ले जाना है, बल्कि उसे वही डाकघर में छोड़ देना है। फिर पुलिस का हंगामा खत्म होने के बाद वह उसे घर ले आएगा। सामान्य डाकघर में कोई पैकेट नहीं छोड़ता, इसीलिए पैकेट पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। खास बात यह है कि इस पैकेट पर शायद पता लिखा नहीं होगा। भूतनाथ आदमी अच्छा लगता है, लेकिन वो लालच में पड़ गया। लालच से पाप और पाप से मृत्यु। नौकरी तो जाएगी ही, शायद उसे जेल भी जाना पड़े। कल शाम तक मैं अंधेरे में हाथ पैर मारता रहा। फिर जैसे ही मैंने मणिमय को डाकघर में पत्र डालते देखा, सब स्पष्ट हो गया। भोला ने कहा था कि उसका एक भाई पोस्ट ऑफिस में काम करता है। कौन चोर है, किसने चोरी की, चोरी का सामान कहाँ है, कुछ भी अनजान नहीं रह गया। भोला सीढ़ियों से नीचे उतरकर जल्दी से पैकेट डाकघर में डालकर फिर ऊपर चला गया। शायद वह दरवाजे के सामने 1 मिनट के लिए रुका था, सांस लेने के लिए। मणिमय जो क्लब से नहीं लौटा और मणिमय की पत्नी जो खिड़की पर खड़ी थी, वह उसका इंतज़ार कर रही थी। यह उसे नहीं पता था। जब मुझे यह सब समझ आया तो मैं तुरंत अमरेश बाबू के पास गया। भोला का भाई भूतनाथ क्या काम करता है पोस्ट ऑफिस से पता चला। तब केवल आरोपियों को जाल में फंसाकर पकड़ने और स्वीकृति प्राप्त करने का काम बाकी रह गया।
दरवाजे पर खटखट हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मणिमोई खड़ा था। हंसते हुए बोला, बाबा ने भेजा है। व्योमकेश ने अंदर से कहा, आइए मणिमोई बाबू। मणिमोई अंदर आकर बैठ गया। जेब से एक छोटा नीला मखमली डिब्बा निकालकर व्योमकेश के सामने रख दिया। बाबा ने यह आपके लिए भेजा है। वो खुद आते लेकिन उनके पैर। व्योमकेश ने कहा, नहीं नहीं, उपयुक्त आदमी होते हुए वो बूढ़ा आदमी क्यों आएगा? तो क्या उन्हें नेकलेस मिलने से खुशी हुई है? मणिमोई ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। उन्होंने मुझे बताया है कि ये छोटा सा सामान आपकी प्रतिभा के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी आपको इसे लेना होगा। क्या छोटा सा सामान? व्योमकेश ने एक डिब्बा खोला। एक मटर के जैसे हीरा झिलमिला उठा। हीरे की अंगूठी? व्योमकेश ने अंगूठी को सम्मानपूर्वक देखकर कहा, धन्यवाद। अपने पिता को कहना कि मैंने अंगूठी ले ली। इसे देखकर लग रहा है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो चले, क्या आप चाय नहीं पीने चलेंगे? मणिमोई ने कहा, आज थोड़ी जल्दी है। दोपहर की उड़ान से दिल्ली जाना है। लौटकर एक दिन फिर आऊँगा, तब चाय पियेंगे। मणिमोई चला गया। लगभग उसी समय अंदर से सत्यवती प्रवेश कर गई। शायद पर्दे के पीछे थी। ललित स्वर में बोली, देखो देखो क्या मिला। व्योमकेश अंगूठी का डब्बा छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने झपट कर सत्यवती को दे दिया। मैंने कहा, ये लो, ये व्योमकेश की प्रतिभा के लिए उपयुक्त नहीं है। व्योमकेश इसके योग्य नहीं है, तो ये तुम्हारा है। व्योमकेश बोला, अरे ये क्या? अंगूठी देखकर सत्यवती की आंखें खुशी से फैल गई। ओह माँ, हीरे की अंगूठी, बहुत ही महंगी अंगूठी। हीरे की कीमत 1000 के आसपास है। अंगूठी अपनी उंगली में पहनकर सत्यवती उसे घुमाकर देखने लगी। कैसा जच रहा है ये, बताओ? अरे मछली का झोल लगाकर आई थी, इतने समय में तो शायद जलकर खत्म हो गया होगा। सत्यवती अंगूठी पहनकर एक पल में अदृश्य हो गई। व्योमकेश काठ की खाट पर लेटकर गहरी सांस लेने लगा। बोला, गहना कर्मणो गति। मैंने कहा, बिल्कुल सही बात, और गहने की गति गृहिणी की ओर। आप सुन रहे थे व्योमकेश बख्शी की कहानी मणिमंदन। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।